स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई चेन के बारे में एग्जाम्पल्स और केस स्टडी के साथ। सबसे पहले जानते हैं सप्लाई चेन क्या होती है। सप्लाई चेन एक नेटवर्क है उन लोगों का, रिसोर्सेज का और एक्टिविटीज़ का जो सब इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में और उसे डिलीवर करने तक। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हुई उन लोगों को और रिसोर्सेज को मैनेज करना जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला प्लानिंग। प्लानिंग मतलब फ्यूचर को फोरकास्ट करना और उसके लिए प्रिपरेशन करना। दूसरा सोर्सिंग। सोर्सिंग मतलब रॉ मटेरियल को अरेंज करना। चौथा डिलीवरी। डिलीवरी मतलब अपने कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना। पांचवा रिटर्निंग। रिटर्निंग मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो कस्टमर से अपना प्रोडक्ट वापस लेना। तो बेसिकली सप्लाई चेन 2 चीज़ों पे फोकस करती है। पहला रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है आप कितनी जल्दी अपनी डिमांड को फुलफिल करते हैं। दूसरा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है आप कितनी कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाते हैं। लोग लॉजिस्टिक को कंप्लीट सप्लाई चेन समझ लेते हैं, पर लॉजिस्टिक जस्ट एक पार्ट है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक डिलीवरी करने तक इन्वॉल्व होती है। एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सप्लाई चेन में 6 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक न्यू बिस्किट मैन्युफैक्चरर का। सबसे पहला स्टेप होगा सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। बिस्किट के लिए आटा या मैदा सोर्स करना। या तो हम लोकल फार्मर से ले सकते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी से ले सकते हैं। दूसरा कंबाइनिंग रॉ मटेरियल इनटू बेसिक पार्ट्स। एक आइटम के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। रॉ मटेरियल से उन पार्ट को बनाना या फिर उन्हें आउटसोर्स करना। आउटसोर्स का मतलब है किसी भी काम को दूसरी कंपनी को देना। बिस्किट मैन्युफैक्चरर बिस्किट तो खुद बना सकते हैं पर रैपर और बाकी पैकेजिंग मटेरियल वह आउटसोर्स कर सकते हैं। तीसरा है कंबाइनिंग बेसिक पार्ट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में कई सारी चीज़ें हो सकती है तो उन सबको असेंबल करना और प्रोडक्ट को सेल्स लायक बनाना। बिस्किट में बिस्किट को पहले पैक करना और उन पैकेज को फिर बॉक्सेस में डालना ताकि वह डिलीवर हो सके। चौथा है ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को बड़े स्केल पे बनाना। इसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस तरह सेटअप करना होगा ताकि वो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को बना सके। पांचवा है प्रोडक्ट डिलीवरी। आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ऑनलाइन या फिर ट्रेडिशनल होलसेलर या रिटेलर के थ्रू। छठा है कस्टमर सपोर्ट एंड रिटर्न सर्विस। होलसेलर्स आप तक कैसे पहुंचेंगे और कस्टमर अपनी कंप्लेंट या सजेशन आप तक कैसे पहुंचाएंगे। साथ ही अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो कस्टमर आपको आपका प्रोडक्ट कैसे रिटर्न करेगा। सप्लाई चेन के अलग अलग मॉडल होते हैं। हर सेक्टर अपनी डिमांड और प्रोडक्ट के हिसाब से अपना एक मॉडल चुनता है। अभी हम बात करेंगे मेन 3 मॉडल्स की। पहला है कंटिन्यूअस फ्लो मॉडल। यह वह कंपनीज यूज करती है जिनके सेम प्रोडक्ट होते हैं पर उन्हें लार्ज स्केल पर बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे फोकस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर होता है ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम आ पाए। अगला है फास्ट चेन मॉडल। यह मॉडल वह कंपनीज यूज करती है जिनके प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, जैसे फैशन इंडस्ट्री। अगला है फ्लेक्सिबल मॉडल। यह मॉडल वह कंपनीज यूज करती है जिनकी सीजनल डिमांड होती है। एक सीजन में तो उनकी हैवी डिमांड होती है पर दूसरे सीजन में उनकी जीरो या फिर काफी कम डिमांड होती है। कंपनी सप्लाई चेन को इतना सीरियसली क्यों लेती है, आइए इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। पहला, एक एफिशिएंट सप्लाई चेन कॉस्ट को काफी कम कर देती है। अगर कॉस्ट कम होगी तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। दूसरा, कंपनीज प्रोडक्ट को काफी बड़ी क्वांटिटीज में बनाती है जिसके लिए रिसोर्सेज का इनफ्लो आता रहना जरूरी है। अगर रिसोर्सेज रुक गए तो प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। इसके लिए एक एफिशिएंट सप्लाई चेन चाहिए जिससे प्रोडक्शन कभी ना रुके। तीसरा, एक अच्छी सप्लाई चेन में एक प्रोसेस हमेशा स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम देख सकते हैं किस स्टेप में प्रॉब्लम है और उस स्टेप को सही कर सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं सप्लाई चेन के एवोल्यूशन को। 1990s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। साथ ही कंपनीज के बीच कंपटीशन बढ़ गया था कि कौन अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक जल्दी डिलीवर करता है। उसके बाद कंपनी अपना फोकस करने लगी कॉस्ट कम करने पर और यहाँ से ये सप्लाई चेन का आइडिया शुरू होता है। पर उस वक्त कंपनीज का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा ध्यान रहता था। 1968 में IBM ने अपना फर्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फोरकास्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इससे ओवर कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन शो होने लगती थी। आप अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते थे
और फोरकास्टिंग की मदद से आप पहले ही ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, जिससे काफी टाइम सेव हो जाता था। 1982 में केथ ओलिवर ने पहली बार एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 1990 में ईआरपी सॉल्यूशन आने लगे। ईआरपी का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी सॉल्यूशन कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक और बाकी सारा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखा देते थे। 1996 में कोबोट्स इंट्रोड्यूस हुए। कोबोट का यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में असेंबलिंग और पैकेजिंग जैसे काम में होने लगा। वह काम को ह्यूमन के कंपेयर में ज्यादा जल्दी और बिना थके कर सकते हैं। 2010 से 2020 के बीच सप्लाई चेन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। इस टाइम आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस और विप्रो की काफी ग्रोथ देखी गई, क्योंकि यह कंपनी सप्लाई चेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब आप एक कंप्यूटर पे डिलीवरी ट्रक्स की लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कैपेसिटी और रॉ मटेरियल की क्वालिटी देख सकते थे। अब हम देखते हैं दो सक्सेसफुल कंपनीज की सप्लाई चेन। पहली है अमूल। अमूल की शुरुआत 1946 में हुई थी और आज अमूल के पास 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कोविड-19 की सिचुएशन में जहां दूसरी कंपनीज लॉस बियर कर रही थी और अपनी प्रोडक्ट लाइन को कम कर रही थी, वही अमूल ज्यादा रिवेन्यू कमा रहा था और अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड कर रहा था। कोविड-19 में अमूल ने 33 न्यू प्रोडक्ट्स भी निकाले थे। आइए समझते हैं अमूल की सप्लाई चेन को। अमूल 3 लेवल पे काम करती है। पहला विलेज लेवल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यूनियन और तीसरा है स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन। विलेज लेवल पे डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज बनाई गई है, जिनके पास एक ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्टिंग यूनिट होती है, जो मिल्क को कलेक्ट करती है, ऑटोमेटिकली मिल्क में फैट कंटेंट देखती है और रिसिप्ट प्रिंट करती है, जिसको लेकर फार्मर्स इमीडिएटली अपने पैसे रिसीव कर लेते हैं। वहां से मिल्क कोल्ड वैन में डिस्ट्रिक्ट मिल्क मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के पास जाते हैं। वहां पे मिल्क की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है और बाकी बचे मिल्क से दूसरे प्रोडक्ट जैसे बटर, घी और दही बना दिए जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन अमूल की नहीं होती, बल्कि दूसरी कंपनीज की होती है, जैसे बनासंकठा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन, जिसे हम बानस डेयरी के नाम से जानते हैं। बानस डेयरी सेम मिल्क से अपने और अमूल दोनों के प्रोडक्ट बनाती है। बानस के प्रोडक्ट लोकली सेल होते हैं और अमूल के प्रोडक्ट दूसरी स्टेट में भेज दिए जाते हैं। बानस जैसी सिमिलर डेयरीज भी है, जैसे मधुर डेयरी और सुरसागर डेयरी। थर्ड लेवल है स्टेट मिल्क मार्केटिंग कॉर्पोरेशन फेडरेशन। स्टेट लेवल पे असली बॉस है गुजरात कॉर्पोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका ब्रांड है अमूल। अमूल के पास अपना कोई प्लांट नहीं है, यह दूसरों के प्लांट को स्टैंडर्डाइज करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। सेकंड लेवल पे मिल्क पैक होकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन ऑर्डर से प्लेस कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वह रिटेलर्स के पास चला जाता है। यह सारा प्रोसेस सिर्फ एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर मॉर्निंग में मिल्क कलेक्ट किया है तो शाम 5 या 6 बजे तक मिल्क रिटेलर्स के पास पहुंच जाता है। इस सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अमूल ने IBM के साथ 2009 में पार्टनरशिप करी थी अपनी सप्लाई चेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आज अमूल के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कौन सा टैंकर काम कर रहा है, कौन सा विलेज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सा चिलिंग स्टेशन अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे जब सब कुछ बंद था, रेस्टोरेंट जो अमूल की 20% डिमांड क्रिएट करते हैं वह भी बंद हो गए थे, पर उस टाइम हाउस होल्ड में मिल्क की डिमांड काफी बढ़ गई थी, क्योंकि लोग घर पे ही थे और हर टाइम घर का ही खाना खाते थे। तो इंडियन फूड में मिल्क की कंजम्पशन काफी ज्यादा होती है। एक इंडियन फूड बिना मिल्क, घी या फिर दही के इनकम्प्लीट रहता है। तो रेस्टोरेंट की डिमांड अब अमूल के लिए हाउस होल्ड सेक्टर पूरा कर रहा था। क्योंकि मिल्क एक एसेंशियल आइटम है, इसलिए कोविड-19 में अमूल ऑपरेट कर रहा था। लॉकडाउन में उन्होंने डिलीवरी ट्रक्स की जगह इंडियन रेलवेज का यूज किया था अपना मिल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उस टाइम अमूल रोज 35 लाख लीटर दूध एक्स्ट्रा लेता था फार्मर से और उन्हें एक्स्ट्रा भी पे करता था इसके लिए। साथ ही उन्होंने एनिमल फोडर यानी चारे का भी इंतजाम करके दिया था फार्मर्स को, और उन्होंने थर्ड पार्टी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट किया था ताकि मिल्क की होम डिलीवरी कर सके। तो ये थी अमूल की सप्लाई चेन। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कोका कोला का।
कोका कोला के पास वर्ल्ड का 48% मार्केट शेयर है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको कोका कोला तो मिल ही जाएगी, पर दुनिया में कोका कोला की एग्जैक्ट रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को ही पता है। इसका रीजन है कोका कोला की सप्लाई चेन। 1886 में एक फार्मासिस्ट ने फ्लेवर्ड सिरप को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिलाया और उस टाइम बिलीव था कि कार्बोनेटेड वाटर सेहत के लिए अच्छा होता है। तो कोका कोला की सेल्स बढ़ गई और उसके टेस्ट की वजह से वह काफी पॉपुलर भी हुई। शुरुआत में वह ड्रिंक को खुद ही बनाकर उन्हें बोतल में डालकर सेल करते थे। 1899 में कोका कोला ने एक्सक्लूसिव राइट दिए 3 बिजनेसमैन को उनकी बोतलें बनाने के लिए और उसमें कोका कोला डाल के सेल करने के लिए। आज तक कोका कोला इसी मॉडल पे काम कर रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोका कोला के पास 225 बोटलिंग पार्टनर्स है, जिनके 900 प्लांट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोका कोला का हेडक्वार्टर एटलांटा यूएसए में है, जहां उनका कंसंट्रेटेड सिरप बनता है। वह उस सिरप को दूसरे पार्टनर्स के पास भेजते हैं जो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड होते हैं। बाकी सिरप द कोका कोला एक्सपोर्ट कंपनी के पास भेज देते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस सिरप को बोटलिंग पार्टनर्स के पास एक्सपोर्ट कर देती है। बोटलर्स के पास सिरप अराइव होता है और वह उसे कार्बोनेटेड वाटर और शुगर से मिक्स कर देती है। कोका कोला के 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं, पहला वाटर और दूसरा शुगर, जो वह लोकली सोर्स करते हैं। यूरोप में कोका कोला बीट शुगर का यूज करती है, अमेरिका में कॉर्न सिरप और एशिया में शुगर केन का। कंपनी अपनी ड्रिंक्स को फैक्ट्री से रिटेलर्स तक सिर्फ 48 घंटे में पहुंचा देती है। यह पॉसिबल होता है लोकल सोर्सिंग की वजह से और जहां प्रोडक्ट बेचना है वहीं बनाने की वजह से। मैन्युफैक्चरर से कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास और रिटेलर से फिर कस्टमर बाय करते हैं। 6 स्टेप की सप्लाई चेन होने के बाद भी कोका कोला ने अपनी रेसिपी अब तक सीक्रेट बना के रखी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।